नमस्कार परंतु आज मैं वानिकी का 5वां लेक्चर लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए। अभी हम लोग सिल्वीकल्चर सिस्टम ये पढ़ रहे हैं, जिसके ऑलरेडी 2 पार्ट्स हो चुके हैं सिल्वीकल्चर सिस्टम के। आज हम लोग जो है ये सिल्वीकल्चर सिस्टम का आखिरी पार्ट देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो कुछ टॉपिक रह गया है उसको आज कंप्लीट करेंगे। ओके, सिल्वीकल्चर सिस्टम को हम लोगों ने 2 भागों में बांटा था। एक तो हाई फॉरेस्ट सिस्टम और दूसरा कोबाइस सिस्टम, है ना। हाई फॉरेस्ट सिस्टम हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ रहे थे और आज पार्ट 3 में इसका एक छोटा सा एक टॉपिक बच गया है, उसको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। फिर जो दूसरा क्लासिफिकेशन था आपका कोबाइस सिस्टम, उसको स्टार्ट करेंगे। ओके, देखें आपका हाई फॉरेस्ट सिस्टम में एक चौथा उसमें क्लासिफिकेशन रह गया था, वो था आपका एसेसरी सिस्टम या सहायक प्रणाली। ठीक है, जैसा कि देखो नाम है एसेसरी यानी कि सहायक, मतलब ये कि ये किसी और सिस्टम से क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ है। क्लियर है? तो और उसके सहायक के तौर पे काम कर रहा है। तो देखिए 2 प्रमुख बातें हैं कि ये जो है एक जो एक समान आयु वर्ग का जो प्रणाली होता है, इवन एज्ड सिस्टम, वहां से हमने टेक्निकली उसको मॉडिफाई किया, तकनीक में संशोधन किया और वहां से जो एक नया सिस्टम हमको मिला वो है आपका एसेसरी सिस्टम। क्लियर है बात? ओके, नाउ इस एसेसरी सिस्टम के 2 प्रकार हैं। क्लियर? नंबर 1 2 स्टोरी हाई फॉरेस्ट सिस्टम और दूसरा है हाई फॉरेस्ट विथ स्टैंडर्ड्स, या कह सकते हैं हाई फॉरेस्ट विथ रिजर्व सिस्टम। क्लियर है? अब देखिए पहला पॉइंट, 2 स्टोरी हाई फॉरेस्ट सिस्टम। 2 स्टोरी फॉरेस्ट मतलब क्या कि वहां पर 2 अलग अलग लेयर के या 2 अलग अलग स्टोरी के वृक्ष जो है एक साथ उग रहे हों। ओके, जैसे देखें यहां पर आपको 2 लेयर मिलेगा या 2 टाइप की ट्रीज मिलेंगी। एक अपर स्टोरी ट्रीज मिलेंगी और एक मिलेगी आपको लोअर स्टोरी ट्रीज। ठीक है, मतलब कहने का ये कि जैसे ये आपका एक वृक्ष हो गया, क्लियर है, ठीक है, और इसी के नीचे एक और आपका यहाँ पर ये वृक्ष जो है ये उग रहा है या इसका रीजनरेशन हो रहा है। क्लियर है? लाइक दिस। ओके, तो ये 2 स्टोरी हो जाएंगी। कहने का तात्पर्य क्या है, देखो एक वृक्ष जो है वो इसका एक लेयर हो गया, ये एक स्टोरी, इसी एक लेयर की अलग अलग यहाँ पर और वृक्ष रहेगी। ठीक है, तो ये जो है वो आपका ऑलमोस्ट सेम स्टोरी का रहेगा। ये एक स्टोरी हो गया या बोलेंगे इसको अपर स्टोरी ट्रीज, और उसके नीचे यहाँ पर ये आपका अलग अलग ये और ट्रीज यहाँ पर रहेंगी। तो इसकी एक स्टोरी, एक लेयर इसका यहाँ बन जाएगा। ओके, तो ये अपर स्टोरी ट्रीज हो गई और ये लोअर स्टोरी ट्रीज हो गई। ये दोनों जो है एट द सेम साइट, एक ही जगह पर, एक ही लोकेशन पे क्या हो रही है, ग्रो हो रही है, उग रही है। ठीक ना, ये जो हम हाई फॉरेस्ट सिस्टम देख रहे हैं 2 स्टोरी, ये मेनली आपका कैसा रहता है, सीडलिंग ओरिजिन रहता है, यानी कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, अंकुर से उत्पत्ति होती है। क्लियर है ना। बीज जो है जब उसमें अंकुरित होना चालू होता है ना, तो वो जो अंकुरित प्रवृत्ति जो होती है वहीं से इसकी उत्पत्ति होती है हाई फॉरेस्ट सिस्टम की। याद रखिएगा, इट इज बेस्ड ऑन द सीडलिंग ओरिजिन। ओके, अंकुरण से उत्पत्ति होती है। ठीक है, अच्छा, अब इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, या कहें कि एम क्या है ऐसे सिस्टम का। तो देखो ऐसा अलग अलग स्टोरीज में यहाँ पर फेलिंग, रीजनरेशन, ये सब प्रोसेस करना, ऐसे सिस्टम को अप्लाई करना, उसके पीछे नंबर 1 मृदा की सुरक्षा। ठीक है, देख जैसे एक आप ये टिम्बर देख रहे हो, एक ट्री आप देख रहे हैं, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर ये क्या है, ग्रो कर चुका है, ये मैच्योर्ड क्रॉप है, और उसके अंतर्गत ये आप जो देख रहे हो ये आपका अंडर रीजनरेशन प्रोसेस है, या कहें कि ये इमैच्योर प्लांट है। ठीक है, तो ये दोनों साथ साथ में उग रहे हैं। तो होता क्या है कि जब कोई वृक्ष एक पर्टिकुलर लेवल तक वो उग जाता है या मेच्योरिटी के प्रोसेस में आ चुका है, तो होता यह है कि अब वो सॉइल की फर्टिलिटी को, यानी कि मृदा की उत्पादकता को उतना वो कंजर्व करके नहीं रख पाता।
ठीक है। तो उस दौरान हम क्या करेंगे कि वहां पर इस सीडलिंग ओरिजिन के तहत, ठीक है, सीडलिंग ओरिजिन के तहत हम एक दूसरा प्लांट वहां पे लगा देंगे, ठीक है, तो वो ग्रो करने लगेगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक यंग क्रॉप को, एक नई फसल को हम एक परिपक्व फसल के साथ एक साथ उगा रहे हैं ऑन द सेम साइट। क्लियर? तो इससे क्या होगा कि ये जो है ये ज्यादा लाइट की डिमांड करेगा, क्योंकि ये अपर लेयर है तो इसमें लाइट ज्यादा पड़ेगी, ठीक है। और ये जो है वो क्या करेगा, ये जो है वो सॉइल को ज्यादा प्रोटेक्ट करेगा। बात समझ में आई? तो इस तरीके से मृदा की सुरक्षा जहां हमारा उद्देश्य हो, तो ऐसी जगह पे हम लोग इस फॉरेस्ट सिस्टम को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये अलग अलग स्टोरीज की और अलग अलग ट्रीज हम लोग यहाँ पे ले पा रहे हैं। मतलब ये है कि हम क्या कर सकते हैं कि वैल्यूएबल स्पीसीज के जो वृक्ष हैं उसके प्रपोर्शन को बढ़ा सकते हैं, हम मूल्यवान प्रजाति के वृक्षों के अनुपात को बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज, ऐसे वृक्ष जो ओपनली या ओपन एरिया में जिसको नहीं उगाया जा सकता, क्लियर है, तो ऐसे ट्रीज को ग्रो करने के लिए भी ये सिस्टम काम आ सकता है, ठीक है। जनरली हम ऐसे ट्रीज की बात कर रहे हैं जो क्या हो, जो फ्रॉस्ट टेंडर स्पीसीज हो, क्लियर है, मतलब जो कि ज्यादा ठंड या फ्रॉस्ट एरिया जो होता है, ठीक है, उसमें ज्यादा ग्रो करता है। तो हम क्या करेंगे कि देखिए ये जैसे कि मैच्योर्ड क्रॉप है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये सनलाइट जितना इसमें आ रहा है, ठीक है, उससे कम इसमें पहुंचेगा ना। मतलब ये जो यहाँ पर जो अनमेच्योर्ड क्रॉप है या यंग जो क्रॉप है वो कैसा होगा, उसको वो ज्यादा ठंड में उग पाएगा, यानी कि जिसमें लाइट की कम मात्रा यहाँ पे पहुंच रही, मतलब कि कम लाइट में जो ग्रो हो सके। तो ऐसे स्पीसीज को, ऐसी प्रजाति के वृक्ष को उगाने के लिए काम आ सकता है, ठीक। दूसरी चीज, इनकम बढ़ाना, ठीक। हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग स्टोरीज के अलग अलग वृक्षों को हम लोग एक साथ यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसकी क्रॉपिंग कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सीधी सी बात है कि इनकम बढ़ेगा, ठीक है, आय बढ़ेगी। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, देखिए डिसएडवांटेज ये है भाई कि नंबर 1, एक तो ये कि अपर स्टोरी, लोअर स्टोरी सब एक साथ हो रहा है वहां पे, ठीक है, लोअर स्टोरी और अपर स्टोरी, है ना, तो एक साथ हो रहा है। तो उससे क्या होगा कि ऑपरेशन में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, क्योंकि एक ही जाति प्रजाति के हो तब समझ में आता है। लेकिन क्या है कि अलग अलग स्पीसीज हैं और अलग अलग लेयर भी है, ठीक है, या स्टोरी भी है, तो उसमें क्या होगा, ऑपरेशन में थोड़ी डिफिकल्टी जाएगी। इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, जो स्किल्ड लेबर चाहिए होगा, तो लेबर का इंटेंसिव भी बढ़ जाएगा, समझे कि नहीं। दूसरी बात ये कि जो अपर स्टोरीड वृक्ष हैं, जब हम इसकी कटाई छटाई करते हैं, ठीक है, यानी कि थिनिंग प्रोसेस वगैरह जब करेंगे, तो उससे ये होगा कि जो लोअर पार्ट में जो आपका लोअर स्टोरी जो ट्रीज हैं उसको वो डैमेज करने का, उसको नुकसान पहुंचाने का खतरा हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज भी हैं इस 2 स्टोरीड हाई फॉरेस्ट सिस्टम के। एप्लीकेशन की बात करते हैं कि कहां इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए 2 स्टोरीड हाई फॉरेस्ट सिस्टम को मेनली आजकल जो है नॉर्मल हो गया है कि शीशम और मलबरी के जो वृक्ष है उसको एक साथ उगाया जाता है, ठीक है, जिसमें शीशम जो है वो आप समझ लीजिए कि वो अपर स्टोरी वृक्ष या इसमें आता है, ट्रीज में आता है। मलबरी जो है वो लोअर स्टोरी ट्रीज में आता है, क्लियर, ठीक। वो इसलिए कि भाई शीशम जो है ना, इसके कंपैरिजन में मलबरी का जो ग्रोथ होता है थोड़ा फास्ट होता है। तो क्या करते हैं कि इसको पहले अपन वहां पे लगा लेते हैं, ठीक है, इसकी ये पहले मैच्योर हो जाता है। जब ये इसका 60% जब ये उग जाता है, ठीक है, अपने ग्रोथ का टोटल रोटेशन का 60% हो जाता है, तब इसको लगाते हैं, ठीक है। तो जब तक ये टोटल मैच्योर होगा तब तक क्या होगा, मलबरी जो है 40% जो है उसका ग्रोथ हो चुका होगा, क्लियर। तो इसलिए जनरली शीशम और मलबरी के इसके कॉम्बिनेशन में एक फॉरेस्ट हम बना लेते हैं जो कि वर्क करता है किस पर, 2 स्टोरीड हाई फॉरेस्ट सिस्टम पे वर्क करता है। वही बात करते हैं एक और एग्जांपल की, जैसे कि इंडिया में बात करें तो उत्तराखंड वाला जो एरिया है, उत्तराखंड के टिहरी और गढ़वाल एरिया में चीड़, आपका पाइन और साल, ये वृक्ष जो है इसको एक इस तरीके से इस सिस्टम के हिसाब से क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है उस फॉरेस्ट को। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये आप इसको याद रखें, ठीक है। किस तरीके से याद रखेंगे, तो भाई मेनली इसमें क्या क्या होता है, तो अपर और लोअर स्टोरीज के ट्रीज जो है एक साथ एक ही जगह पे ग्रो करते हैं, और ओरिजिन कैसा होता है इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम का ऑब्जेक्टिव में बनता है। सेटलिंग ओरिजिन याद रखिएगा, अंकुरण किससे उत्पत्ति याद रखेंगे, ठीक है।
उद्देश्य तो किस उद्देश्य के साथ, यदि हमको क्या ऑब्जेक्टिव हमारा है उसके हिसाब से कौन सा सिस्टम अप्लाई करना है, ये इसको याद रखिएगा। ओके, डिसएडवांटेज क्या है वो याद रखते हैं, तो वो प्रैक्टिकली है। डिसएडवांटेज उतना एकदम हमको रटना नहीं है, बात समझ आ रही है, ठीक है। हमको पढ़ंतु बनना है, रटंतु नहीं बनना, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखें एप्लीकेशन क्या है, तो कहां पर इसको अप्लाई किया जा रहा है भारत में, ये एक यहाँ पे एरिया याद रखिएगा। मेनली कौन कौन से वृक्षों को एक साथ लिया जा रहा है उसको आप याद रखिएगा। क्लियर है? इस तरीके से ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बनता है। ओके, ठीक। दूसरा जो टाइप है इसी एसेसरी सिस्टम में वो है आपका हाई फॉरेस्ट विथ स्टैंडर्ड्स। ठीक है, विथ स्टैंडर्ड्स कहने का मतलब क्या है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने क्या किया था यूनिफॉर्म सिस्टम में, हम लोग क्या करते थे उसमें जो इवन एज फॉरेस्ट होती थी तो उसमें क्या करते थे कि जो पहले से मैच्योर होता था उसको सेलेक्ट कर लेते थे और उसको हम लोग रिजर्व करके रखते थे ताकि उसके अंडर क्या हो दूसरे जो वृक्ष हैं वो क्या कर सके, पनप सके, ग्रो कर सके। ठीक है, वैसे यहाँ पे क्या करेंगे कि समझ लीजिए कि ये आपका जब एक रीजनरेशन जब हो चुका है, फाइनल फेलिंग जब हो चुकी है, उस टाइम पे ऐसे वृक्ष को, ट्रीज को हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, उसको रिजर्व रख देंगे ताकि वो सेकंड रोटेशन के लिए क्या करे, आपका एक स्टैंडर्ड का काम करे। क्लियर है? उसको रिजर्व कर देंगे तो एक स्टैंडर्ड बन जाएगा वो, किसके लिए, दूसरे जो फॉरेस्ट वहां पे ग्रो कर रहे हैं उसके लिए। और ऐसा हम जनरली कब करते हैं, जब हम लोग को लार्ज साइज का टिम्बर चाहिए होता है तब। ठीक है, लार्ज साइज के टिम्बर को प्रोड्यूस करने के लिए हम हाई फॉरेस्ट विथ स्टैंडर्ड या रिजर्व सिस्टम को यूज में लाते हैं। क्लियर है बात? ओके, तो ये रहा आपका क्या एसेसरी सिस्टम, और इसी के साथ आपका समाप्त होता है क्या, हाई फॉरेस्ट सिस्टम समाप्त होता है सिल्वीकल्चर सिस्टम का। अब हम लोग अगला जो टाइप है सिल्वीकल्चर सिस्टम का, कोपिस्ट सिस्टम, उसको अब हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? देखिए अब देखें सिल्वीकल्चर सिस्टम का जो दूसरा पॉइंट है आपका वो है कोपाइस सिस्टम। ठीक है, कोपाइस सिस्टम मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि जब हम लोग जो ट्री है ना, उसी के ही अलग अलग भागों से, चाहे उसके जड़ से हो, ठीक है, जिसको हम लोग रूट सकर कहते हैं, ठीक है, या फिर उसके स्तंभ से हो, उसके अलग अलग तनों से हो, शाखाओं से हो, जब उससे हम लोग रीजनरेट करते हैं, है ना, फिर से नए वृक्ष के लिए, तो फिर उसको हम लोग कोपिस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा और यहाँ पे हम लोग देखते हैं और इसके टाइप क्या है वो सब के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो पहली बात तो ये कि कोपिस सिस्टम जो है, ठीक है, ये एक इवन एज्ड सिल्वीकल्चर सिस्टम है। ठीक है, इवन एज्ड सिल्वीकल्चर सिस्टम मतलब ये कि भाई उसमें क्या होगा, जो फॉरेस्ट होगी वो क्या होगी, इवन एज की होगी, सभी एक ही एज के, एज ग्रुप के वृक्ष जो है वो होंगे। ठीक है, इसमें रीजनरेशन मेथड क्या होता है, पुनर्जनन की विधि क्या होती है। ठीक है, तो देखें सबसे पहली बात याद रखेंगे कि ये वेजिटेटिव स्प्राउटिंग यानी कि वनस्पति के अंकुरण से होती है। ठीक है, वनस्पति के अंकुरण से होती है या वृक्ष के अलग अलग जो भाग होते हैं उसके माध्यम से हम यहाँ पे रीजनरेशन करते हैं, नए वृक्ष का उत्पादन करते हैं। ठीक है, अब दो चीजें हो सकती हैं मेनली, या तो उसके जो रूट सकर्स होते हैं, रूट सकर्स यानी कि जो हमने कटे हुए जो पेड़ हैं, ठीक है, उसकी जड़ों के किसी भाग को यदि हम मिट्टी में लगा दें और उससे फिर पुनः उत्पादन, पुनः जनन चालू होता है, वृक्ष का नए शाखाएं बनने चालू हो जाती हैं, तो ये भी आपका क्या है, आपका रीजनरेशन मेथड के अंतर्गत आएगा, इसको कोपिस सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, सूट्स या स्टूल इसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, ये क्या होता है कि स्टंप से अंकुरण जब होता है तो उसको भी हम लोग कोपिस सिस्टम के अंतर्गत लेते हैं। ठीक है, ये देखो जैसे डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, हमने क्या किया, वृक्ष को काटा। ठीक है, अच्छा अब वृक्ष की जो फेलिंग हुई, जो कटाई हुई, तो आप याद रखिएगा कि जो काटना है वो कैसे काटना है। तो आप देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ऐसे नहीं काटेंगे, ये इस तरीके से नहीं काटना है, हम क्या कर रहे हैं, हम तिरछा उसको काटेंगे। ठीक है, इस तरीके से स्लोपी मैनर में उसको काटेंगे। अब ऐसा क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमको एक तो रीजनरेशन करना है, ठीक है, लेकिन क्या होगा, मान लीजिए कि हम इसको इस तरीके से काट देते हैं। ठीक है, अब ये बीच में मान लीजिए जब ये टूट करके गिरा हो सकता है तो यहाँ से कुछ पोर्शन ऐसे निकल गया बाहर।
ठीक है। ये बीच में इधर गड्ढा बन गया तो होगा क्या कि बारिश होगी, इसमें पानी इकट्ठा होने लगेगा, पानी लगातार उसमें इकट्ठा रहेगा तो फिर क्या होगा, वो सड़ जाएगा, गल जाएगा। ठीक है, तो वहां से फिर नई शाखाएं बन पाएंगी क्या, नहीं बन पाएंगी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको तिरछा काटते हैं लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से स्लोपी मैनर में काटेंगे। इससे क्या होगा, बारिश होगी भी तो पानी जो है यहाँ से नीचे गिर जाएगा, इसमें इकट्ठा नहीं होगा, सड़ने गलने की समस्या नहीं रहेगी। तो एक नया टिम्बर जो बनेगा वो एक अच्छी क्वालिटी का टिम्बर आपको मिल पाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से हमने पेड़ को कट किया, तिरछा काट दिया। उससे क्या होगा कि कुछ समय के बाद, जनरली 1 साल या 2 साल ऐसा भी लग सकता है। ठीक है, 2 साल के बाद इसको यदि हम ऐसे ही रख देते हैं तो क्या होता है कि धीरे धीरे नई शाखाएं यहाँ से जनरेट होनी चालू हो जाती हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। ठीक है, तो ये जो नई जो स्टम्स यहाँ पे आपको दिख रही हैं, छोटी नई शाखाएं, इसको हम लोग कोपिस बोलते हैं। ठीक है, और यहां से जो रीजनरेशन हो रहा है, देखिए कि कुछ सालों के बाद ये इस तरीके से और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको कोपिस सिस्टम बोला जाता है, समझ गए। ठीक है, अच्छा, इसमें जनरली क्या होता है ना कि स्मॉल साइज जो टिम्बर होते हैं उसका उत्पादन होता है। ठीक है, लार्ज साइज के टिम्बर का उत्पादन यहाँ पे नहीं हो पाता, उसके लिए कुछ और चीजें करनी पड़ेगी। यदि लार्ज साइज का चाहिए तो या तो हो सकता है कि आपको इसी के पास आर्टिफिशियली दूसरे प्लांटेशन करने पड़ेंगे, यानी कि या तो बीज से आपका प्लांटेशन करना पड़ेगा, इस तरीके से चीजें वहां पे करनी पड़ेगी, तब लार्ज साइज का टिम्बर बन पाएगा। ये आपका स्मॉल साइज टिम्बर है। ठीक है, इस तरीके से यहां पर आप देखेंगे। ठीक है, तो अब देखो, तो ये चीज समझ में आ गया कि कोपिस सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, रीजनरेशन जो होता है या तो पेड़ की जड़ों से होगा या जो स्टंप है, इसको स्टंप बोलेंगे। ठीक है, ये जो हमने क्या किया, ये स्टंप बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये क्या होता है, जनरली जो ग्राउंड लेवल होता है ना, ठीक है, ये जो ग्राउंड लेवल है, जमीन है, जमीन से 1 फीट की हाइट तक उसको काट देते हैं वृक्ष को। ठीक है, तो ये आपका जो 1 फीट की हाइट तक ये बनाती है, ये स्टंप है। क्लियर है बात। उसी स्टंप से क्या हो रहा है, इसी स्टंप के भाग से ये अंकुरण हो रहा है, फिर से नया रीजनरेशन प्रोसेस चालू हुआ है। तो ये आपका सूट्स या स्टूल इसको बोलते हैं, या बोलते हैं किसको, ये पूरा आपका स्टूल कहलाएगा, और इस भाग को बस क्या बोलोगे आप, स्टंप बोलोगे। क्लियर है, ठीक। अब देखें प्रकार क्या क्या है। प्रकार में एक तो सामान्य कोपिस प्रणाली हो जाएगी, सिंपल कोपिस प्रणाली, इसी में फिर शेल्टरवुड कोपिस सिस्टम आ जाएगा, फिर आता है सिलेक्शन कोपिस सिस्टम। ठीक है, फिर आता है कोपिस विथ स्टैंडर्ड्स, कोपिस विथ रिजर्व्स, और फिर पोलार्ड सिस्टम। ठीक है, अब देखो ये सारी चीजें देखिए, सिंपल कोपिस सिस्टम को हम लोग यहाँ पे पूरा समझते हैं, उसके बाद फिर इसी में ही आपको ये शेल्टरवुड, ठीक, फिर ये सिलेक्शन, फिर ये स्टैंडर्ड्स और ये रिजर्व्स, ये सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। ठीक है, एक ये पोलार्ड सिस्टम जो है उसको अलग से मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद अब देखिए, चलिए सिंपल कोपिस सिस्टम की बात करें, एक सामान्य कोपिस सिस्टम की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो क्या क्या चीजें मेनली आपको ध्यान में रखनी है। देखिए पॉइंट एक तो इसमें रीजनरेशन मोड क्या होगा, तो रीजनरेशन मोड यानी कि किस तरीके से हम रीजनरेशन करेंगे, तो स्टूल कोपिस से हम लोग करेंगे। ठीक है, ये देखिए ये आपका क्या है, ये स्टूल कोपिस। ठीक है, यहां से हम लोग रीजनरेशन प्रारंभ कर रहे हैं, तो इसको याद रखिएगा। पैटर्न ऑफ फेलिंग, कटाई का पैटर्न कैसा होगा, तो याद रखिए कटाई का पैटर्न इसमें क्या होगा, सिंपल वाले में जितने भी आपके मेच्योर्ड क्रॉप्स हैं टोटल उस पर्टिकुलर एरिया में, सबको पूरा क्या कर दो, आप काट दो, क्लियर फील्ड कर दो ऑपरेशन। ठीक है, कैसा होगा, क्लियर फील्ड ऑपरेशन होगा, पूरा एक साथ काट देंगे। ठीक, यानी कि इसमें किसी भी तरह का कोई कह लीजिए कि रिजर्व ट्रीज नहीं होंगी, किसी ट्रीज को सेलेक्ट करके उसको रिटेन करके नहीं रखना है, छोड़ के नहीं रखना है। ठीक है, पूरा जितना भी उस एरिया में है सबको क्लियर फील्ड कर देंगे, पूरी कटाई कर देंगे। ठीक है, तो पूरी क्योंकि हमने कटाई कर दी है सारे ओल्ड क्रॉप्स की, मेच्योर्ड क्रॉप्स की, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि जो नया क्रॉप यहाँ पे जनरेट होगा उसका कैरेक्टर कैसा रहेगा, जाहिर सी बात है इवन एज्ड कैरेक्टर रहेगा, सारी एक ही आयु वर्ग के रहेंगे। क्लियर है बात, ये हो गया है ना। अच्छा देखो इवन एज्ड क्या होता है ना कि भाई देखिए एक पर्टिकुलर बड़े एरिया में हमने फॉरेस्ट लगा के रखा है, वृक्ष लगा के रखे हैं। ठीक है, अब वो एक ही टाइम पे रीजनरेशन हो रहा है, मतलब कि एक ही टाइम पे उसको मैच्योर होना चाहिए।
कुछ एक रहेंगे जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ठीक है, उसके प्रतिकूल प्रभाव की वजह से ठीक से ग्रो नहीं कर पाया, तो हो सकता है एक आध 2 साल का फर्क रहेगा, ठीक है। इवन एज मतलब ये नहीं है कि एकदम सबके सब जो है, जैसे कि पर्टिकुलर उसको मेच्योर होने में 20 साल लगते हैं तो सभी का 20 साल में वो मेच्योर हो जाएगा, जरूरी नहीं है, ठीक है, कुछ एक आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो इवन एज हम उसको बोलेंगे जिसमें पर्टिकुलर एरिया में जितने भी फॉरेस्ट है, अगर वो 80% से ऊपर 80% से ऊपर जो ट्रीज हैं वो अगर मैच्योर हो चुके हैं पर्टिकुलर रोटेशन पीरियड में, ठीक है, पर्टिकुलर जितने भी साल में उसको होना चाहिए मैच्योर उतने में हो गया है 80% से ज्यादा, तो उसको हम लोग इवन एज्ड फॉरेस्ट बोल सकते हैं। क्लियर है बात, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए एडवांटेज क्या है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए एडवांटेज क्या है कि पहली बात तो ये कि भाई देखो क्लियर फील्ड कर दिए एक साथ सिंगल ऑपरेशन में, ठीक है, अब वो अपना उग रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा स्किल्ड की यहाँ पे जरूरत है क्या, नहीं है, तो हाई स्किल का रिक्वायरमेंट नहीं है, अच्छी बात है। दूसरी बात, रीजनरेशन की जो है वो सिक्योरिटी रहेगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक वृक्ष जो था वो आपका मैच्योर होकर के उसने हमको टिम्बर दे दिया है, अब उसी टिम्बर से फिर से आप क्या कर रहे हो, रीजनरेट कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि रीजनरेशन जो होगा उसकी एक निश्चितता होगी, ठीक। दूसरी बात, कॉस्ट कम लगेगा, जी हाँ भाई, अगर हम लोग मान लीजिए जैसे कि हाई फॉरेस्ट में करते आए हैं कि भाई बीज से उत्पादन करते थे, ठीक है, तो जैसे सीड से अगर रीजनरेशन कर रहे हो तो उसमें क्या रहेगा कि हमको बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई आसपास खरपतवार ये तो नहीं उग गए हैं, वीडिंग्स तो नहीं होगी है, अगर वीडिंग्स हो गई है, खरपतवार उगाए हैं तो उसको भाई क्लीनिंग करना पड़ेगा, क्लियर है बात, ठीक है। कुछ जैसे कि सीड बियरर्स होते हैं जो कि मतलब कि वहां से बीज को बहा के न ले जाएं, तो उन सभी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, उसके लिए प्रॉपर प्रोटेक्शन हमको, यानी कि 1 साल 2 साल तक क्या करना पड़ेगा, पूरा प्रॉपरली उसको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी वो जो फेस है वो कम हो चुका है, क्यों, क्योंकि हम लोग बीज से उत्पादन नहीं कर रहे हैं, हम तो कॉपीज सिस्टम से कर रहे हैं, क्लियर बात, ठीक है। तो वो जो चीजें हैं जनरली 1 साल 2 साल तक जो प्रोटेक्शन हमको करना पड़ता था उतना देखभाल करने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी, वहां पे इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम लोग कॉस्टिंग कम हो गई, ठीक है। दूसरी बात, कॉस्टिंग इसलिए भी कम हो जा रही है क्योंकि शॉर्टर रोटेशन है कि नहीं, हम लोग बीज से उत्पादन करते तो रोटेशन पीरियड ज्यादा चल जाता, यहाँ पे ऑलरेडी क्या हो रहा है कि हम लोग रीजनरेट कर रहे हैं कॉपीज से, तो इसका मतलब ये है कि रोटेशन का जो लेंथ है वो क्या हो गया, कम हो गया। एक मेच्योर वृक्ष बनने में, बीज से मेच्योर वृक्ष बनने में जितना साल लगेगा उससे कम साल लगेंगे किससे, इस कॉपीज से पूरा मेच्योर्ड क्रॉप बनने में, मेच्योर्ड आपके वृक्ष बनने में, है कि लगेगा ना। तो रोटेशन पीरियड क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब यह है कि जो नेट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो क्या हो गया, हायर हो गया, ठीक है। जो नेट जो रिटर्न मिलेगा यहां से वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, बात समझ में आई, ठीक है। दूसरी चीज देखो, डिसएडवांटेज भी है, हालांकि देखो शॉर्टर रोटेशन है और नेट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है, वो अच्छी बात है हमारे लिए। लेकिन यहां से जो वुड हमको मिलेगा, एक तो वो ये कि भाई वो स्मॉल साइज्ड टिम्बर होगा, स्मॉल साइज की वुड मिलेगी, ठीक है। दूसरी बात ये कि देखो ये जब जिस वृक्ष को हमने काटा है, ठीक है, ध्यान से समझना, ये हमने क्या किया, एक वृक्ष को हमने ये आपने क्या किया, उगा दिया, ठीक है। अब ये मैच्योर हो गया, इसको हमने क्या किया, इसको हमने काट दिया, ठीक। अब यहीं पर इसी जगह पर ही इसी आसपास की मिट्टी से क्या हो रहा है, रीजनरेशन हो रहा है कॉपीज से, ठीक है। यहां पर जो भी मिट्टी है इसी से ही क्या होगा, ये इसी के मिनरल्स को तो लेगा ना दोबारा रीजनरेट होने के लिए, यहां से यहां, ठीक है, ये इसी की मिट्टी को ही तो लेगा रीजनरेट होने के लिए। तो भाई इसको एक तो ये कि उस सॉइल में जितने भी मिनरल्स थे उसको एक रोटेशन में एक बार में उसने सब ले लिया है, अब बाकी जो बची उसको रीजनरेट होने के लिए वो लेगा, तो उसको ज्यादा मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी, समझे कि ज्यादा खनिज की आवश्यकता पड़ेगी। तो इससे क्या होगा कि यहाँ की जो मिट्टी है, ठीक है, उसका ज्यादा क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उस मिट्टी के खनिज का ज्यादा दोहन हो रहा है, क्लियर है बात, ठीक है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इंफीरियर क्वालिटी का टिम्बर हमको मिलेगा, जैसा कि पहले रोटेशन में मिला था उस क्वालिटी का नहीं, उससे थोड़ा सा कम क्वालिटी का हमको टिम्बर यहां से मिलेगा, बात समझ में आ रही है, ओके। दूसरी बात, यहां से आप देखोगे कि इसका जो एप्लीकेशन है वो लिमिटेड हो जाता है, ठीक है। हम
कैसे लिमिटेड हो जाता है? एक तो ये कि लार्ज साइज टिम्बर हमको नहीं मिल रहा है, स्मॉल साइज टिम्बर मिल रहा है। तो जनरली जहां पर जैसे कि क्रिकेट बैट इंडस्ट्री है, ठीक है, तो वहां पे छोटे आपके टिम्बर चाहिए, स्मॉल साइज के टिम्बर चाहिए एक बैट को बनाने के लिए, तो ऐसी जगह पे इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी जगह जहां पे लार्ज साइज टिम्बर का रिक्वायरमेंट होगा, डिमांड होगा, तो वहां पर ये चीज हम लोग नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? दूसरा, फ्यूल वुड प्रोडक्शन, जहां पे हमको क्या चाहिए, फ्यूल के लिए लकड़ी हमको चाहिए, तो ऐसी जगह पे हम लोग जाहिर सी बात इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लिमिटेड हो जाता है, पर्टिकुलर फ्यूल वुड का डिमांड है या क्रिकेट बैट इंडस्ट्री है, स्मॉल साइज की टिम्बर का डिमांड है, केवल वहीं पे ही आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक। दूसरी चीज कि हमने क्या किया था, पूरा क्लियर कर दिया था एक बार में, और फिर वो एक साथ क्या हो रहा है, सभी इवन एज में आपके क्या हो रहे हैं, रीजनरेशन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे में ये वही वृक्ष यहाँ पे ग्रो कर पाएंगे जिसको प्रॉपरली सही एनवायरनमेंट मिल पाएगा। लेकिन चूंकि ये ओपन है, पूरी तरीके से ओपन है ये एरिया, तो वहां पे फ्रॉस्ट का, विंड का जो प्रभाव रहेगा वो ज्यादा पड़ेगा, ठीक है बात, ठीक है। तो इस तरीके से उससे डैमेज होने का खतरा वहां पे बना रहेगा, ठीक। अब एग्जाम्पल में आते हैं। एग्जाम्पल की यदि बात करूं तो मेनली भारत का जो नीलगिरी वाला जो एरिया है, वहां पे यूकेलिप्टस का जो बोलना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं आपका, हाँ, ग्लोबिलस प्लांटेशन, ठीक है। यूकेलिप्टस का यदि हम ग्लोबिलस प्लांटेशन कर रहे हैं, वो नीलगिरी में कर रहे हैं, उसी यूकेलिप्टस का हाइब्रिड प्लांटेशन जहां हो रहा है वो हो रहा है आपका नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में, ठीक है। तो ये दो प्रमुख इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं, ठीक। मेनली ये उस एरिया में एप्लीकेबल हम करेंगे जहां पे लार्ज साइज के टिम्बर की डिमांड नहीं है, या हम कहें कि वो एरिया उस कैपेबिलिटी में नहीं है, उस योग्य नहीं है कि वो लार्ज साइज टिम्बर के उत्पादन के लिए वैसे वृक्ष को उगा सके, ठीक है। तो ऐसे एरियाज में हम इस सिस्टम को अप्लाई करेंगे। क्लियर है एक बात, ठीक है। और जहां पे स्मॉल ग्रोइंग स्टॉक है, ठीक है, ग्रोइंग स्टॉक उतना ज्यादा नहीं है, कम स्टॉक में यदि हमको रखना है, तो ऐसी जगह पे ये आपका एप्लीकेबल हो जाता है। क्लियर है बात, ठीक। और जो मैंने आपको बताया कि फ्यूल या स्मॉल साइज टिम्बर की जहां डिमांड होगी वहां पर इसको हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है बात, ठीक है। अब देखो, ये हो गई सिंपल साइज टिम्बर की बात, ठीक है। अब देखो जैसे शेल्टरवुड सिस्टम है, शेल्टरवुड कोपाइस सिस्टम, तो इसमें क्या करेंगे, ये देखो, ये एक कोपाइस है, ये रीजनरेट हो रहा है, ठीक है। यहीं पर हमने क्या करेंगे, यहीं पर हम लोग एक दूसरा प्लांटेशन कर देंगे, चाहे वो सीड से हम लोग प्लांटेशन कर दें या दूसरे से कर दें, ठीक है। तो ये अब देखो, अच्छा एक मिनट, शेल्टरवुड सिस्टम की यदि हम बात करें, ठीक है, तो शेल्टरवुड में क्या करेंगे कि जो हम लोग क्लियर फील्ड कर रहे थे सिंपल कोपाइस सिस्टम में, ठीक है, पूरा एक क्लियर फील्ड यानी कि सारे का सारा जितना भी मेच्योर्ड क्रॉप्स था सबको हमने काट दिया था, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, शेल्टरवुड है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक वृक्ष को हम उसकी फेलिंग करेंगे, कटाई करेंगे, ठीक है, और एक उसके पास हम लोग क्या करेंगे, शेल्टर के लिए एक वृक्ष को छोड़ देंगे, मैच्योर वृक्ष को, ठीक है। यानी कि एक आपका क्या होगा कि एक वृक्ष जो है ये आपका यहां पे लगा हुआ है, ठीक, इसी के शेल्टर में ये आपका रीजनरेशन होगा, कोपिस रीजनरेशन, ठीक है। तो ये शेल्टरवुड रीजनरेशन कहलाएगा। क्लियर बात, ठीक है, कॉन्सेप्ट को बस समझना है और कुछ नहीं है। सिलेक्शन कोपिस सिस्टम, सिलेक्शन कोपिस सिस्टम हम लोग जनरली कहां अप्लाई करते हैं भाई, एक पर्टिकुलर, यदि शेल्टरवुड में क्या होगा कि एक कंसंट्रेटेड एरिया होता है, लेकिन सिलेक्शन कोपिस सिस्टम हम वहां पे अप्लाई करेंगे जहां पे क्या होगा, एक वास्ट एरिया है, एक बहुत बड़ा एरिया है, तो वहां पर हमको यदि कोपिस सिस्टम के थ्रू रीजनरेशन करना है तो हमको क्या करना होता है कि हम सिलेक्शन करेंगे। अब सिलेक्शन जो है या तो किसी सिंगल ट्री का सिलेक्शन करो या फिर ग्रुप में आप सिलेक्शन करो। क्लियर बात, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ओके, कि किस तरह के वृक्ष की डिमांड है, उसके आधार पे आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर एरिया में आप किसी वृक्ष का सिलेक्शन करोगे, उसको सिलेक्ट करके आपने रख लिया और उसके आधार पे आप क्या करोगे, उसको काट करके उसकी कॉपीज का जनरेशन करोगे। क्लियर है बात, ठीक, ये सिलेक्शन हो गया। कॉपीज विथ स्टैंडर्ड सिस्टम या रिजर्व सिस्टम, स्टैंडर्ड बोले तो स्टैंडर्ड में क्या रहेगा, हम क्या करेंगे कि एक पर्टिकुलर पूरा जो मैच्योर हो चुका है, ठीक है, उस पूरे मैच्योर हो चुके ट्री से हम लोग क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड जो हमको चाहिए, मतलब ये देखो समझना,
एक तो हमने शेल्टर वुड पढ़ा कि उसके शेल्टर में वो हो रहा है, तो शेल्टर में क्या हो रहा है, जब शेल्टर हम लोग कब प्रोवाइड करेंगे, जब वो मेच्योर होने वाला है, ठीक है। सिलेक्शन में हम क्या करेंगे, जो मेच्योर हो चुका है उसको सेलेक्ट करते हैं, तो वो सिलेक्शन सिस्टम है। बात समझ में आई, ठीक। वही स्टैंडर्ड की बात करें तो स्टैंडर्ड मतलब क्या कि जो मेच्योर हो चुका है और वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का टिम्बर हमको दे रहा है, तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड मानेंगे और उसी को फिर कट करेंगे और उससे कोपाइस जनरेशन करेंगे, वो स्टैंडर्ड कहलाएगा, ठीक है। फिर रिजर्व सिस्टम में क्या आता है, रिजर्व में हम लोग रिटेन करके रखते हैं, रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। यानी कि एक दो पेड़ को हमने रिटेन रख लिया, रिजर्व करके रख लिया, और बाकी पेड़ को हमने कट कर दिया और उसके अंडर में हम क्या कर रहे हैं, उसको कोपिस सिस्टम के थ्रू रीजनरेशन कर रहे हैं, तो वो रिजर्व सिस्टम में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं किसके बारे में, पोलार्ड सिस्टम के बारे में बात करते हैं। देखिए इसको आप नोट करिएगा, ठीक है, क्लियर है। और यहां से ये जो पॉइंट मैंने बताए हैं, इस पॉइंट के हिसाब से आप लोग ऑब्जेक्टिव तैयार करोगे, ठीक है, कि कौन सा सिस्टम है, उसमें रीजनरेशन का मोड क्या होता है, उसमें पैटर्न ऑफ फेलिंग क्या होती है, जो नया क्रॉप बनेगा उसका कैरेक्टर कैसा रहेगा, ठीक है, कहां पे इस सिस्टम को अप्लाई किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, इस तरीके से इसको पढ़ना है, ठीक। और ये एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा कि भारत के किस क्षेत्र में किस तरह का ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगी एक भारत का मैप हम लोग बनाएं, उस भारत के मैप में मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके का फॉरेस्ट कहां कहां होता है, ठीक है, तो उससे आपको एक एग्जांपल को समझने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग पोलार्ड सिस्टम की बात करते हैं, तो देखो पोलार्ड में आप वर्ड जो आ रहा है उसको देखिए, उसमें क्या आ रहा है, पोल आ रहा है, पोल, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है कि ये जो हमने क्या किया था, ये हम कटिंग किए थे स्टंप का, वो ग्राउंड लेवल से कितना रखे थे, 1 फीट का रखे थे, ठीक है। तो वैसे ही क्या होता है कि पोलार्ड कोपिस सिस्टम में क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से ग्राउंड लेवल से थोड़ा और ऊपर, ठीक है, मतलब पर्टिकुलर उस एरिया में, पर्टिकुलर उस हाइट का जहां तक जानवर जो है वो वहां उस जानवरों की हाइट जो है जनरली पहुंच सकती है और वो जो हो रहा है उसको खा सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। जैसे हमने क्या किया कि ये कोई वृक्ष जो है वो ग्रो हो रहा है, ठीक है। अब वृक्ष वो जो है वो बढ़ रहा है, एक पर्टिकुलर हाइट आ गई, मान लीजिए कि ग्राउंड लेवल से 7-8 फीट की वो हाइट पे ग्रो कर चुका है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको काट देंगे, ठीक है, ये हमने कट कर दिया, ठीक है। इस सब वृक्ष को वैसे ही क्या कर देंगे, कट कर देंगे, लाइक दिस, ठीक है। अब होगा क्या कि अब इसको हम फिर छोड़ देंगे, ठीक है। भाई ये तो वृक्ष ग्रो हो रहा था ना, ये पूरा ग्रो तो नहीं हुआ है, समझ लो बात को, ठीक है। इसको हम लोग कट कर देंगे, तो क्या होगा कि देखो जैसे अगर ये वृक्ष पूरा बढ़ रहा होता, ठीक है, तो इसके बढ़ने के लिए, उसकी शाखाओं के लिए जितना भी सब मिनरल चाहिए सब वो पूरा इस तरफ सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, फैल जाता, समझे कि नहीं बात को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अब जितना भी मिनरल्स इसको लेना है वो यहीं तक जाकर के रुक जाएगा, समझ लीजिए यहाँ तक, क्लियर है। तो क्या होगा, धीरे से कुछ साल में इसमें क्या होगा, ये आपका ग्रो करेगा, नई शाखाएं आएंगी, लाइक दिस, क्लियर है, ठीक है। और इस तरीके से एक कुछ सालों में यहां पर ये पूरी तरीके से ये इस तरीके से ऐसा बन जाएगा, क्लियर, ठीक। अब देखो मेन जो स्टैंड है वो ये है कि नहीं, अब यही क्या होते जाएगा, ग्रो होते जाएगा, ये थोड़ा सा लार्ज साइज टिम्बर हमको मिल रहा है, ठीक है, और ये अच्छी क्वालिटी का होते जाएगा जैसे ईयर बाय ईयर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये पर्टिकुलर 7-8 फीट की हाइट में हमने रखा है, तो क्या होगा कि जानवर जो है वो क्या करेंगे, तो नई शाखाएं मिलेंगी, उसको क्या करते जाएंगे, उसको चढ़ते जाएंगे, यानी कि ये उनके किसके काम आ जाएगा, फॉडर के काम आ जाएगा, चारा के काम आ जाएगा, क्लियर है बात, ठीक है। तो इससे क्या होगा, फायदा ये होगा कि इसमें हैबिटेट ज्यादा हो जाएंगी, क्लियर है, वाइल्ड लाइफ जो है वो बढ़ जाएगा, जानवर यहाँ पे आसपास इस एरिया में ज्यादा मिलेंगे, इस तरीके से उनको खाने के लिए एक पर्टिकुलर वहां पे डाइवर्सिटी मिल जाएगी, तो जैव विविधता का एक पर्टिकुलर क्षेत्र यहाँ पे मिल सकता है, क्लियर है बात, ठीक है, अलग अलग एरिया के हिसाब से, ठीक है। और ये जो बना इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये लाइक पोल, ठीक है, एक खंभे जैसा हमको मिलेगा, ठीक है। तो ये
हम लोग पोल फॉर्म में कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, स्टंप फॉर्म में कर रहे थे, यानी कि एक पर्टिकुलर केवल ग्राउंड लेवल से 1 फीट की हाइट पे, ठीक है, जहां पे वो रीजनरेट कर सके। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, पर्टिकुलर और हाइट पे ले रहे हैं ताकि जानवर जो है वो जैसे जैसे उसमें नई शाखाएं आएंगी उसको खा सके, चारे के भी काम आ सके, और इधर वो क्या होते रहेगा और क्या हो जाएगा, फैलते जाएगा, ठीक है, ये एरिया फैलते जाएगा, लार्ज साइज का टिम्बर मिलेगा, तो और अच्छी क्वालिटी उसमें क्या होती जाएगी, एनहेंस होती जाएगी, जैसे जैसे वो इस मिट्टी से क्या करते जाएगा, ये आपका मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते जाएगा, लेते जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पोलार्ड सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप देखो, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं पोलार्ड सिस्टम का, ठीक। कश्मीर की घाटी में पोलार्ड सिस्टम का आप एग्जांपल देखिएगा, ठीक है, जैसे सालिक्स, ठीक है, ये कहां होता है, तो ये आपका होता है कश्मीर वैली में होता है, कश्मीर की घाटियों में, ठीक है। और ये यूज होता है किसके लिए, तो बैट इंडस्ट्री के लिए यूज होता है, ठीक है। ये हो गया एक चीज। दूसरा है एक आपका हार्डविक या बिनाटा, हार्डविक या बिनाटा जो है, हालांकि ये आपका कहां होता है, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश वाले एरिया में इस वृक्ष की को जो है इस पोलार्डिंग सिस्टम से उसको रीजनरेट किया जाता है, ठीक है। और यहां से ये इसलिए इसको किया जाता है काहे के लिए, फाइबर एक्सटेंशन के लिए, एक्सट्रैक्शन के लिए इसको किया जाता है, ठीक है। ओके, एक एग्जांपल और है वो भी लिख लेते हैं। ये है आपका पोलार्डिंग ऑफ बोस्वेलिया, बोस्वेलिया ट्री, ठीक है। ये प्रोड्यूस किया जाता है टू प्रोड्यूस स्मॉल स्टिक्स मैच इंडस्ट्री के लिए, क्लियर है, ठीक। स्मॉल स्टिक्स वगैरह जहां चाहिए होती है वहां पे ये आपका बोस्वेलिया कप की पोलार्डिंग की जाती है, क्लियर है बात, ठीक है। तो ये पूरा आपका सिल्वीकल्चर सिस्टम यहां पे अब समाप्त होता है, ठीक है। ओके, तो ये सारी चीजें आपकी जो है 3 पार्ट में हुई हैं। आई होप कि ये लेक्चर के साथ साथ, इस पार्ट के साथ साथ इसके पिछले जो 2 पार्ट हैं उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, अगर नहीं देखा है तो। ये 3 पार्ट में आपका सिल्वीकल्चर सिस्टम यहाँ पे जो है कवर किया गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है हमारा जो एससीएफ का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्लियर है बात, ठीक है ना। और आपको एक चीज और बता दूं कि भाई हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो 15 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ठीक। अभी जो कोविड-19 की वजह से जो सिचुएशन बनी हुई है उसकी वजह से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं कि ऑफलाइन उसको किया जा सके। हालांकि एसीएफ का जो एग्जाम है वो ऑफलाइन होगा, लेकिन उसी के ओरिएंटेशन से मैच करता हुआ हमने एक टेस्ट सीरीज डिजाइन किया है। शेड्यूल आप लोगों ने देख भी लिया होगा हमारे सोशल प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। और यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो हमारे वेबसाइट thepadhantu.com में जाइए और उसमें साइन अप करिए, और वहां पर पेमेंट ऑप्शन आएगा, वो पेमेंट करिए, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। और फिर जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड वहां पे आप एंटर करेंगे उसको आप याद रखिएगा, क्योंकि 15 जुलाई से जैसे आप फर्स्ट टेस्ट के देने के लिए आप जाएंगे तो उसी लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप जो है उसमें लॉगिन कर पाएंगे और आपका टेस्ट स्टार्ट हो पाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी चीज ये है इस फीचर में, यदि मैं बात करूं तो आपको जो शेड्यूल डेट दिया गया है उस शेड्यूल डेट पे, जैसे कि 15 जुलाई 2020 को आपका पहला पेपर है एनवायरमेंट का, ठीक है, सीजीएसईएफ के लिए। सो
उसमें क्या रहेगा कि उस दिन 15 जुलाई को आपका मॉर्निंग 7 AM से लेकर के इवनिंग में 10 PM तक ये ओपन रहेगा, अनलॉक रहेगा आपका टेस्ट पेपर। उस दौरान कोई भी 2 घंटे आप बैठ करके आप क्या कर सकते हो, मोबाइल से ही आप क्या कर सकते हैं, उसी वेबसाइट पे लॉगिन करके अपना अकाउंट ओपन करके टेस्ट जो है वो दे सकते हो। ठीक है, दिन भर आपने एग्जाम दिया, उसके दिन भर में कोई भी 2 घंटे के टाइमिंग जो है एग्जाम का, उसमें आपने एग्जाम दिया, अगले दिन जो है उसका आंसर की अपलोड हो जाएगा, साथ में उस पेपर का PDF भी अपलोड हो पाएगा। जो लोग एग्जाम नहीं दे पाए हैं वो उस PDF के थ्रू क्या कर सकते हैं, आपका पेपर दे सकते हैं। ठीक है, बाद के टाइम पे। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये एक आपके लिए बेनिफिट है और टेस्ट देना बहुत जरूरी है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, क्योंकि सिर्फ तैयारी करने से नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव यदि आप तैयार करते हैं और फिर उस ऑब्जेक्टिव को तैयार करके आप ये देखते हैं कि आप कर पा रहे हैं या नहीं, ऑन स्पॉट आप परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे एग्जाम में, तो उसके लिए टेस्ट बहुत जरूरी हो जाता है। ओके पढ़न्तुओं, सो प्लीज आप इस चैनल को देखते रहिए, सारे सब्जेक्ट्स इसमें हो रहे हैं। ठीक है, आपका अभी तक के हिसाब से एनवायरनमेंट कंप्लीट हो चुका है, हिंदी लैंग्वेज कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और फिजिक्स भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है और फिर केमिस्ट्री की क्लासेस चालू होंगी। बायोलॉजी अभी रिसेंटली चालू हुआ है। ठीक है, सी सेट का आपका पैरेलल में चल रहा है। ओके, छत्तीसगढ़ जो पेपर 1 का हिस्सा है उसमें आपका जियोग्राफी वाला पोर्शन मैंने ही आपका कंप्लीट करवाया है। अब उसका जो इकोनॉमिक वाला पोर्शन है वो आपके प्रवीण देवांगन सर जो है वो ले रहे हैं। ठीक है, तो 50% जो है छत्तीसगढ़ का वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी करते चलो। ठीक है, और हमारे साथ बने रहिए द पढ़न्तु क्लासेस यूट्यूब चैनल में और फ्री ऑनलाइन क्लासेस का फायदा उठाते रहिए। थैंक यू सो मच।